हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई चैनल पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी एसेंशियल्स को लेकर ये सीरीज मैं आपके सामने लेके आती हूँ। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए होते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके स्टैटिक पोर्शन को भी सिग्निफाई करते हैं, प्लस जो करंट इश्यूज चल रही होती हैं उनसे भी जुड़े हुए होते हैं, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आज के सेशन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका भी सपना है 2025, 2026 या 2027 में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनने का, तो आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स अनअकैडमी लेकर आया है। प्रीलिम्स जीएस का कोर्स है, क्रैश कोर्स है, सीसैट का कोर्स है, मेंस का कोर्स है, टेस्ट सीरीज और साथ ही मेंस की टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो सेपरेट कोई फीस आपकी नहीं लगने वाली है। आप लोगों को सारी की सारी चीजें एक ही साथ एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, ये रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए आया है। फ्लैट 50% का आपके लिए डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं, फ्लैट 50% का आप लोगों के लिए 27 जनवरी तक डिस्काउंट चलेगा। ठीक है, 2025 के लिए, 2026 और 27 के बैच के लिए, और साथ ही इंग्लिश के स्पेशल बैच के लिए 2025 में भी ये डिस्काउंट ऑफर आपको मिलेगा। कैसे ये डिस्काउंट मिलेगा? आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाकर आपको जो है जिस भी ईयर का आप तैयारी कर रहे हैं वो चुनना है। आपको अपना बैच सिलेक्ट करना है और उस पे आपको रेफरल कोड पूछेगा। ठीक है, तो रेफरल कोड के लिए आपको क्या डालना है? प्रिया 11। ठीक है, प्रिया 11 जैसे ही आप उसमें डालते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट प्लस 6 महीने की एक्सटेंशन भी आपको मिलेगी। मतलब 6 महीने आप अनअकैडमी के साथ फ्री में तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे ही ये कोड आप डालेंगे आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट इस पे मिलेगा। 27 जैन तक ये ऑफर वैलिड है। फटाफट इसका लाभ उठाइए और अपना सपना साकार कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। ठीक है, ये जानकारी अहम थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। बैचेस भी शुरू हो रहे हैं, इसका सब्सक्रिप्शन मात्र 25,000 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग भी एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करके रखा गया है, ताकि आप लोगों की पकड़ और आप लोगों का बेस मजबूत बने। बेस मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की तैयारी अच्छी होती जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स कि इस सिंगल सब्सक्रिप्शन पे आप लोग कोई भी ऑप्शनल भी अपने हिसाब से चुन सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट एक बार रीड करिए। 9th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उससे जुड़ा हुआ 3 स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला, it contains a list of central and state laws that cannot be challenged in the court on the violation of fundamental rights. दूसरा, the schedule became part of the constitution by the 7th amendment. ठीक है, तीसरा, most of the laws protected under the schedule concern agriculture or land issues. ठीक, so these are the 3 statements based on 9th schedule of the constitution. कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको यही चुनना है। याद है आपको पॉलिटी के टिप्स एंड ट्रिक्स में 9th शेड्यूल क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया था।
तो मैं आशा करती हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसका सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फटाफट एक बार कोशिश करिए सही आंसर कमेंट में देने का। तब तक स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरी स्पेशल क्लास भी अनअकैडमी के ऐप पर आप लोगों के लिए हो रही है। शाम को 6 से 7:30 ये फिक्स टाइमिंग है। कभी कभी सुबह 11 से 12:30 भी मैं क्लास लेती हूँ, वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाता है। तो मेरी प्रोफाइल को आप फॉलो करिएगा प्रिया कुमारी के नाम से, ठीक है। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सिर्फ बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है ना। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि 9th जो शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सेंट्रल और स्टेट लॉ के लिस्ट जो है वो जो है कंटेन होता है, उसमें वो मेंशन होते हैं जिसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स 284 ऐसे लॉज हैं जिनको जुडिशियल रिव्यू से शील्ड किया गया है, ठीक है। इनमें से ज्यादातर जो लॉज होते हैं इनको शेड्यूल्स के अंदर प्रोटेक्शन मिला हुआ है और ये एग्रीकल्चर या लैंड इश्यूज से जो है कंसर्न्ड होते हैं। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स से, लैंड इश्यूज से ये जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी वजह से 3rd स्टेटमेंट जो है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं हमारा यहाँ पे वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि जो शेड्यूल है ये 1951 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया था, जब डॉक्यूमेंट को पहली बार अमेंड किया जा रहा था। इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो सही नहीं है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इसको आर्टिकल 31B के तहत क्रिएट किया गया था, जिसमें 31A के साथ साथ गवर्नमेंट जो है लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारी चीजों को जोड़ा गया था, ठीक है। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए रिफॉर्म्स इसमें ऐड किए गए थे, जबकि 31A का जो सेक्शन है उसको एक्सटेंड किया गया था ताकि जो लॉज हैं ए में मेंशन उनके क्लासेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही कुछ स्पेसिफिक लॉज या फिर जो इनैक्टमेंट्स थी उनकी शील्ड के तौर पर भी इसको एज अ प्रोटेक्शन के रूप में देखा जाता था, ठीक है। आर्टिकल 31B क्या है ये भी मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन किया है, एक बार बस देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, तो मे बी कभी जो है आपको स्टेटमेंट में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको अगले क्वेश्चन पे अगर लेकर चलूं तो अगेन आर्टिकल्स और उससे रिलेटेड कौन कौन से स्टेट्स हैं ये आपके सामने दिया हुआ है। कौन सा यहाँ पे करेक्टली मैच है ये आपको बताना है। देखिए आर्टिकल्स की जहां पर बात आती है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आर्टिकल्स तभी एग्जाम में पूछे जाते हैं आफ्टर 30 आर्टिकल 35, या तो वो करंट अफेयर्स का हिस्सा हो और या तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जो कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन से जुड़ा हुआ हो, इम्पीचमेंट से जुड़ा हुआ हो, ऑफिस से जुड़ा हुआ हो, टर्म, इन सब चीजों से अगर जुड़ा हुआ आर्टिकल, इमरजेंसी का आर्टिकल हो, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं जो एम लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपको बस स्पेसिफिक चीजों को ही पढ़ना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर देख के और एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक से आ रहा है, तो वही स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको बहुत ही क्लियरली डिटेल में पढ़ना है। बाकी सब भी पढ़ के जाइए, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, बस ध्यान आपको उसी तरह से देना है, रिवीजन आपको उसी हिसाब से करना है जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने पढ़ लिया है। कोशिश करिए इसका करेक्ट आंसर कमेंट में आप दे सकते हैं क्विकली एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिर्फ एक ही यहाँ पे है जो सही मैच किया गया है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ।
आर्टिकल 371 ए जो है वो 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत आया था, जो कि नागालैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 371 कैपिटल ए ये जो है नागालैंड से जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। ठीक है, कौन से प्रोविजन इस आर्टिकल से जुड़े हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एक बार आप क्विकली देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 31C। ठीक है, ये 27th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे दिया था नागालैंड, तो ये जो है मिजोरम से जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई दिस इज सॉरी, ये जो है मणिपुर से जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई दिस इज नॉट द राइट मैच, दिस इज नॉट द करेक्ट मैच। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस आर्टिकल से रिलेटेड क्या प्रोविजन है मणिपुर में वो मैंने मेंशन कर दिया है। आफ्टर दैट आता है नेक्स्ट आर्टिकल 371G। ठीक है, तो ये सही मैच किया गया है बिकॉज 371G इज रिलेटेड टू मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके प्रोविजंस क्या है कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द मीजोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना क्योंकि ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, मीजो जो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, जिसमें कि डिसीजंस जो है अकॉर्डिंग टू मीजो कस्टमरी लॉ के हिसाब से इन्वॉल्व होती है, उसमें ओनरशिप और ट्रांसफर ऑफ लैंड जो है वो जब तक असेंबली डिसाइड नहीं करे तब तक जो है पार्लियामेंट उससे रिलेटेड लॉ नहीं बना सकता। ये आर्टिकल 371G में मेंशन किया गया है। दिस was added in the 53rd Amendment Act 1986. ठीक है, तो that is why only one statement is correct, that is the third। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 371G is related to मिजोरम। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अगला प्रश्न है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है। पहला, कोऑपरेटिव्स आर कवर्ड अंडर द स्टेट लिस्ट। दूसरा, दे आर फॉर्म्ड एट द ग्रास रूट लेवल बाय पीपल टू हार्नेस द पावर ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए अगर करेक्ट आंसर की बात करें, सी इज द राइट आंसर, है ना। लोकसभा जो है उसने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 को एक जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट में रिफर किया था। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को जो है एक ग्रास रूट लेवल लोगों के द्वारा बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस में जो है फॉर्म की जाती है और इसको जो है मार्केट प्लेस पे बार्गेनिंग पावर कलेक्टिवली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स जैसे कि एक कॉमन रिसोर्स प्रोवाइड करना, कैपिटल शेयर करना, ठीक है, ताकि एक कॉमन गेन उससे मिल सके, ये सारी चीजें इंडिविजुअल प्रोसीजर के थ्रू बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, कॉपरेटिव्स जो है वो स्टेट के सब्जेक्ट हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि कॉपरेटिव्स जो हैं वो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आती है। ठीक है, लेकिन देयर आर मेनी सोसाइटीज हुज मेंबर्स एंड एरियाज ऑफ ऑपरेशंस आर स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन स्टेट्स। ठीक है, ऐसे कई सारे सोसाइटीज हैं, है ना, जिसके मेंबर्स एंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस जो है वो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में फैले हुए हैं। जैसे कि ज्यादातर शुगर मिल्स जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो है देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि दोनों ही स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इससे रिलेटेड, है ना। इसके अलावा एक दो और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप एक बार देख लेना, एंड इन दिस रिगार्ड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगर हम अगले प्रश्न की चर्चा करें, तो अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 356 of the Constitution of India, consider the following statements। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है according to provisions of Article 356, President's rule in a state can be imposed
फॉर 6 months एट अ टाइम। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल जो है वो 6 महीने तक एक बार में लगाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 356 वॉज इंस्पायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू विड्रॉ ओनली लेजिस्लेटिव पावर्स एंड नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ एनी स्टेट। ठीक है। सो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट या कितने स्टेटमेंट सही हैं? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। सोचिए जरा क्या सही आंसर हो सकता है इससे रिलेटेड, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो। स्टूडेंट्स अगर करेक्ट आंसर की बात करें देन बी इज द राइट आंसर। मीन 3 स्टेटमेंट में से सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो सही हैं। कौन से स्टेटमेंट्स देखते हैं यहाँ पे, है ना। आर्टिकल 356 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन होता है कि किस तरह से किसी एक कंट्री, यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे स्टेट मतलब नेशन है, कंट्री देश है। ठीक है। तो किस तरह से किसी देश में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है रिमूव करके प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है। तो आर्टिकल 356 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था उसके सेक्शन 93 के द्वारा इंस्पायर्ड था और इसी वजह से जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सही है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो हैं किसी कंट्री से वो ले सकते हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड हैं ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है स्टेट के जो गवर्नमेंट है, सरकार है जो स्टेट की या उस नेशन की जो सरकार है, वो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती है, फिर वो प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है। अब जो आर्टिकल 356 है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल स्टेट में 6 महीने तक एक टाइम पे लगाया जा सकता है और इसको जो है 3 साल तक के पीरियड के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है। 3 साल तक के लिए कंटिन्यू प्रेसिडेंट्स रूल किसी भी कंट्री में लगाया जा सकता है। हर एक 6 महीने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है इसको मिलनी चाहिए ताकि प्रेसिडेंट रूल दोबारा से लगाया जाए, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सेकेंड एंड फर्स्ट। द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऑर्डिनेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है। उससे रिलेटेड 2 यहाँ पे स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन। दूसरा स्टेटमेंट है इफ एन ऑर्डिनेंस makes a law that parliament is not competent to enact under the constitution, it will be considered void। ठीक है। तो दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स या कितने स्टेटमेंट सही हैं आपको ये बताना है। सोचिए, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड प्रश्न है। अगर आपने अभी तक एम लक्ष्मीकांत खत्म कर लिया है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस तो आते हैं प्रीलिम्स में, है ना। करंट से भी जुड़ा हो प्लस आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी रिलेटेड हो। So students, if we talk about the right answer, C is the right answer। दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। ठीक है। आर्टिकल 123 जो है हमारे संविधान का, उसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है मेंशन किया गया है, जिसके तहत प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं ड्यूरिंग द रीसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। अगर किसी भी समय ऐसी जरूरत पड़ती है तो दोनों ही हाउस जो है पार्लियामेंट के अगर सेशन में नहीं होते हैं और प्रेसिडेंट अगर जो है सर्कमस्टांसेस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, अगर ये जरूरी होता है उनके लिए कि इमीडिएट एक्शन वो इस सिचुएशन में लें, तो फिर ऐसे केस में वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये उनके लिए जरूरी होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट सही है। ऑर्डिनेंस की अगर बात करें तो ऑर्डिनेंस में सेम फोर्स और किसी भी एक्ट का जो है इफेक्ट करने का
पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है वो बताया होता है, ठीक है। और साथ ही पार्लियामेंट की जो एक्ट होती है उसको कब से इफेक्ट में लानी है, कब से उसको इम्प्लीमेंट करनी है, वो मेंशन किया जाता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना होता है, गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के सामने ऑर्डिनेंस को रखती है कि दिस इज द एक्ट और इसको इफेक्ट में लानी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या करती है, उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस या एक्ट में रेटिफिकेशन करती है, अगर उसको लगता है कि इसमें कोई सुधार किया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको किसी तरह से चेंज किया जाना चाहिए, कुछ क्लॉजेस बदलना चाहिए, तो वो फिर पार्लियामेंट रेटिफाई करती है, उसको सही करती है, करेक्ट करती है, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर ऐसे में क्या होता है, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है, ठीक है। 6 वीक्स के बाद वो ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाता है और वापस से पार्लियामेंट की री असेंबली जो है रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए और साथ ही आपको ये भी समझ में आया कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं। एक बार फिर से सेशन एंड करने के पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अभी 27 जनवरी तक आपके पास ऑफर चल रहा है, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स का एक्सटेंशन, ठीक है। प्रिया 11 इस कोड का इस्तेमाल करके आपको फ्लैट 50% जो है ऑफ मिल सकता है यूपीएससी के 2025 फाउंडेशन बैच, इंग्लिश बैच या फिर मिशन आईएएस बैच जो कि 2026 और 27 के लिए रखा गया है, ठीक है। तो फटाफट इस ऑफर का लाभ उठाइए और आप अपने यूपीएससी क्लियर करने के सपने को जल्दी साकार कीजिए। जाने से पहले एक और बार याद दिला दूं आपको, शाम 6 बजे मेरी स्पेशल क्लास भी है तो उसको जरूर अटेंड करिएगा। उसमें जो है हम लोग प्रीलिम्स की स्पेशल सीरीज प्लस सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से शाम 6 बजे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग।